नमस्कार। टॉपिक है हमारा औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से हमारा तात्पर्य है औद्योगिक जीवन में एक नवीन प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ, उसे ही हम औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। ये जो औद्योगिक क्रांति है, इसका जन्म सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था और फिर धीरे धीरे विश्व के शेष जो भाग थे उसमें इसका प्रचार प्रसार शुरू हुआ। 1750 के आसपास इसका प्रारंभ माना जाता है। 1750 से लेकर 1850 ईस्वी की अवधि में इंग्लैंड में कुछ ऐसे परिवर्तन दिखाई देते हैं और इन परिवर्तनों की वजह से वहाँ उत्पादन की फैक्ट्री पद्धति चालू हो जाती है, यानी वृहद स्तर पर उत्पादन शुरू होता है। देश में विभिन्न प्रकार की मशीनें बनने लगती हैं। मशीनों को चलाने के लिए भाप का प्रयोग किया जाने लगता है और साथ ही साथ परिवहन के साधनों का विकास भी होता है और इन सब क्षेत्रों में विकास की वजह से देश के आंतरिक और विदेशी व्यापार में काफ़ी वृद्धि दिखाई देती है। तो इस प्रकार इंग्लैंड की जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है उसका पूरा स्वरूप परिवर्तित हो जाता है और इतिहासकारों ने इन्हीं परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी है। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हमें ये चिन्ह जो है नज़र आने लगते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार हुए जिनकी वजह से मशीनी युग की शुरुआत हुई और मशीनों से उत्पादन होने लगा, तो बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हुआ। ऐसा नहीं है कि 18वीं शताब्दी से पूर्व वैज्ञानिक आविष्कार नहीं हुए थे। वैज्ञानिक आविष्कार हुए अवश्य थे, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम थी। तो उत्पादन संबंधी जो परिवर्तन हुए भी तो वो काफ़ी स्लो हुए, मंद गति से हुए, इसलिए उनका बहुत ज़्यादा व्यावहारिक उपयोग संभव नहीं हो पाया। अब प्रश्न ये भी उठता है कि इस पीरियड में या मध्य युग जिसे हम कहते हैं उसमें वैज्ञानिक आविष्कार कम क्यों हुए। इसका कारण ये माना जाता है कि जो उस समय सत्ता का जो सारा नियंत्रण था वो एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के हाथ में था और ये जो वर्ग था ये परिवर्तन को पसंद नहीं करता था, परिवर्तन से डरता था और आविष्कारों को अगर उपयोग में लाना है तो निश्चय ही ये परिवर्तनवादी सिद्ध होते हैं। और इसके अलावा उस समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं थी मशीनों की, क्योंकि उनके पास दास थे बहुत बड़ी संख्या में, कृषि जो थे कृषक दास जिन्हें कहा जाता है वो भी बहुत बड़ी संख्या में थे। और एक कारण ये भी है कि उस समय ही ऐसा था कि नए नए विचार या नए आविष्कारों के प्रति जो लोग थे वो ज़्यादा शंकालु थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा इन विचारों का या आविष्कारों का स्वागत नहीं किया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहुत सारे परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं आर्थिक क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। पहले घरेलू स्तर पर उत्पादन हुआ करता था जिसे हम घरेलू उत्पादन प्रणाली कह सकते हैं, उसका स्थान अब कारखाना पद्धति ने ले लिया। वृहद स्तर पर उत्पादन होने लगा। मनुष्य ने मशीन बनाने शुरू कर दी और मशीनों को शक्ति के माध्यम से चलाया गया। शक्ति चालित मशीनें अब हमें दिखाई देती है। व्यापारिक तंत्र में बहुत ज़्यादा विकास दिखाई देता है, डेवलपमेंट दिखाई देता है। व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि दिखाई देती है। तो इस तरह से औद्योगिक जीवन में ये जो परिवर्तन थे ये इतने सशक्त थे कि उन्हें चिन्हित करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए शब्द उपयोग में लिया गया, औद्योगिक क्रांति। तो क्रांति का अर्थ यहाँ वो नहीं है जो साधारणतः समझा जाता है। औद्योगिक क्रांति अर्थात उद्योग के क्षेत्र में जो नवीन प्रक्रिया हुई है, नवीन परिवर्तन हुए हैं, उनको हम औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। ये परिवर्तन इतने ज़्यादा थे कि ए ब्रेनी जो है राइटर, उन्होंने अपनी बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ यूरोप में इन परिवर्तनों को क्रांतिकारी परिवर्तनों के नाम से संबोधित किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें औद्योगिक क्रांति की डेफिनेशन की, तो औद्योगिक क्रांति की जो डेफिनेशन दी गई है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में, उसमें कहा गया है वह आर्थिक और शिल्प वैज्ञानिक अर्थात टेक्नोलॉजिकल विकास जो 18वीं शताब्दी में अधिक सशक्त और तीव्र हो गया था और जिसकी फलस्वरूप आधुनिक उद्योगवाद का जन्म हुआ को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। एक और डेफिनेशन अगर हम लें G.W. साउथगेट की, तो ये कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन थी जिसमें हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों से काम लिया जाने लगा और साथ ही औद्योगिक संगठन में भी परिवर्तन होने लगी। ये जो शब्द है औद्योगिक क्रांति, इसका सर्वप्रथम उपयोग किया गया था फ्रांस के एक समाजवादी नेता थे ब्लांकी। उन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था और ये शब्द जो पॉपुलर बना है
वो इस शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है अर्नोल्ड टायनबी को। उनकी बुक का नाम है लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। उसमें उन्होंने इस शब्द को प्रयोग में लिया है और उसके बाद ये जो शब्द है ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया। अब इंग्लैंड की अगर हम बात करें, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ और धीरे धीरे विश्व के जो दूसरे क्षेत्र हैं, विश्व के जो शेष भाग हैं, उसमें इसका प्रचार प्रसार हुआ। ये जो परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं औद्योगिक क्रांति के दौरान, इन परिवर्तनों को ही औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। इनको हम 6 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जो LCA नोल्स हैं, उन्होंने 6 बड़ी परिवर्तन जो है औद्योगिक क्रांति के इंगित किए हैं, जिनको मिलाकर हम कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति संभव हो पाई। 6 बड़ी परिवर्तन, 6 कैटेगरीज हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट बहुत दिखाई देता है हमको, लोहे के निर्माण में क्रांति, वस्त्र उद्योग में भाप और फिर जल शक्ति का उपयोग दिखाई देता है, रसायन उद्योग का विकास होता है, कोयले की खानों का विकास होता है और परिवहन के साधनों का विकास होता है। औद्योगिक क्रांति की परिभाषा की अगर हम बात करें तो जो शब्दकोश है मॉस्को से प्रकाशित, उसमें कहा गया है कि हाथ के श्रम पर आधारित मैन्युफैक्चर से बड़े पैमाने के मशीनरी उद्योग में संक्रमण, जिसके फलस्वरूप सामंतवाद पर पूंजीवाद विजयी होता है। औद्योगिक क्रांति मशीनों के आविष्कार तथा उपयोग से शुरू हुई और यंत्रों द्वारा यंत्रों के निर्माण पर समाप्त हुई। अर्थात पूर्व में ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग होता था, उत्पादन किया जाता था, वो हाथ के श्रम पर बेस्ड था। तो उसके स्थान पर अब मशीनी जो उद्योग है वो अब लगते हैं और जिसकी वजह से पूंजीवाद एग्जिस्ट करता है, सामंतवाद धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर पहुंच जाता है। तो मशीनों के आविष्कार ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। मशीनों के आविष्कार जैसे कि चरखा, करघा, ये सब यांत्रिक होने लगे, तो इन पर कपड़े वगैरह बनने लगे और आगे चलकर यंत्रों के द्वारा यंत्रों का निर्माण हुआ। तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है टेक्नोलॉजी का और जिसकी वजह से ये यांत्रिक जो विकास है वो हमें नज़र आता है। औद्योगिक क्रांति 3 क्षेत्रों से मुख्यतः संबंधित है। पहला क्षेत्र अगर हम बात करें आर्थिक संगठन, दूसरा तकनीकी और तीसरी चीज़ है व्यापारिक ढांचे। इनमें जो उत्तरोत्तर डेवलपमेंट होता है उसका रिजल्ट औद्योगिक क्रांति के रूप में आता है। अब बात करें आर्थिक संगठन। आर्थिक संगठन में क्या चेंजेस आते हैं? अब अधिक पूंजी की उपलब्धता होती है, कच्चे माल की प्राप्ति होती है और उत्पादन जो हो रहा है वृहद स्तर पर मशीनों के माध्यम से, उसको बेचने के लिए हमें आंतरिक और विदेशी बाजारों का विकास करना होता है। तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके सहयोग से बाजारों का विकास किया जाता है। सरकार का योगदान तो होता ही होता है, साथ ही साथ पूंजीपति है, बैंक है, परिवहन के साधन जो है, ये तमाम सहायक कारक हैं जो इस संगठन को और भी ज़्यादा संगठित करते हैं। तकनीक से मतलब है टेक्नोलॉजिकल विकास हो जिससे मानवीय श्रम का प्रयोग कम से कम हो। तो टेक्निक का कार्य है उत्पादन की दर में वृद्धि के बारे में निरंतर नए उपायों को सोचना और उनको उपयोग में लाना। व्यापारिक ढांचा अर्थात इन सारी चीज़ों को सहूलियत से जो चीज़ें मिल जाए इन तमाम ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए, तो उसके लिए हमें भूमि चाहिए, श्रम चाहिए और पूंजी चाहिए। 3 चीज़ें चाहिए और इनका कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत कई प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। ये जो परिवर्तन है उनकी अगर हम बात करें तो पहले जो उत्पादन संबंधी अनेक कार्य हाथ से किए जाते थे, अब वाष्प चालित यंत्रों के माध्यम से ये तमाम कार्य किए जाने लगे। तो हाथ के श्रम से स्थानांतरण होता है यांत्रिक व्यवस्थाओं की तरफ से। फिर यंत्र और मशीन को चलाने के लिए जल शक्ति का प्रयोग होता है, उसके बाद में भाप की शक्ति का प्रयोग की जानकारी मिलती है और अल्टीमेटली विद्युत और प्राकृतिक तेल का प्रयोग मशीनों को चलाने में किया जाता है। इसी तरह से इस्पात के कारखाने बनने लगते हैं क्योंकि मशीनों के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है और इस्पात की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए हमें इस्पात के बहुत सारे कारखानों को स्थापित किया गया। इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में मशीनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा और कृषि के क्षेत्र में अगर मशीनों का प्रयोग करना है तो बहुत बड़े फॉर्म्स में कृषि किए जाने की शुरुआत होने लगी। तो छोटे छोटे खेतों के स्थान पर बड़े बड़े फॉर्म्स में खेती
की जाने लगी। पूंजी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, पूंजी का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। साथ ही साथ यातायात के साधनों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते, वाष्प चालित रेल इंजन का प्रयोग करने लगते हैं, जहाज़ जो है वो यंत्र से चलते हैं। इन तमाम नवीन आविष्कारों की पृष्ठभूमि में यातायात के साधनों में आमूल परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं, और इसी तरह से इन सब फैक्टर्स की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि दिखाई देते हैं। ये जो तमाम परिवर्तन हैं ये 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 19वीं शताब्दी के अंत तक धीरे धीरे क्रमिक रूप से होते रहते हैं, और इन्हीं के सम्मिलित प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही औद्योगिक क्रांति संभव हो पाती है। औद्योगिक क्रांति को अगर हमें ठीक से समझना है तो इससे जुड़ी हुई और भी बहुत सी क्रांतिकारी परिवर्तन हैं जिनकी वजह से औद्योगिक क्रांति संभव हुई। ब्रिटेन में 1760 के आसपास औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, और ये जो औद्योगिक क्रांति है ये 4 प्रकार की क्रांतियों से बहुत ही कनेक्टेड है। उनमें से पहली क्रांति है जनांकीय क्रांति, दूसरा है कृषि के क्षेत्र में क्रांति अर्थात कृषिगत क्रांति, फिर है व्यावसायिक क्रांति, व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में जो परिवर्तन होते हैं जिन्होंने क्रांति को जन्म दिया, और फिर होती है परिवहन संबंधी क्रांति। ये जो 4 सेक्टर्स हैं, व्यापार है, परिवहन है, जनसंख्या की अभूतपूर्व वृद्धि हमें दिखाई देती है, और कृषि के क्षेत्र में जो नवीन परिवर्तन होते हैं, इन क्षेत्रों में जो एक क्रांतियाँ होती है उन्हीं की वजह से औद्योगिक क्रांति संभव हुई है, या एक दूसरे से ही चारों क्रांतियाँ एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। तो औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि के बारे में बात कर चुके हैं। औद्योगिक क्रांति क्या है, किस प्रकार से इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ, और किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति के जन्म में जो सहायक परिस्थितियाँ थी, जिन टेक्नोलॉजिकल विकास की या जो व्यापारिक प्रगति की आवश्यकता थी, वो सारी अनुकूल परिस्थितियाँ इंग्लैंड के पास थी, जिसकी वजह से ये औद्योगिक क्रांति वहाँ पर संभव हुई। थैंक यू।